ओके बच्चों, आज हम जो चैप्टर चल रहा था 5, उस 5वें चैप्टर में आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा घर्षण। आज का टॉपिक है बेटा घर्षण। तो देखिए बेटा, घर्षण क्या है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं, ठीक है ना, जब वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं तो वस्तु उस गति का विरोध करती है। तो जो विरोध करने वाला बल होता है उसे क्या बोलते हैं? घर्षण बल। आप ऐसे कह सकते हैं, जब संपर्क में रखी वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं, संपर्क में रखी वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं तो उनकी गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक है बेटा, एक दूसरे पर फिसलती हैं तो उनकी गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। और इसकी दिशा बेटा, इसकी दिशा जो होती है वो होती है पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के समांतर तथा बल के विपरीत, बल के विपरीत, या ऐसे कह सकते हो कि घर्षण की दिशा पृष्ठ के समांतर होगी और वस्तु जिस दिशा में गति करना चाहेगी उसके क्या होगी? विपरीत होगी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं सापेक्ष गति के विपरीत होगी। घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है, निरपेक्ष गति का नहीं। जैसे अगर इस हाथ को मैं यूं गति दूं तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब इसी हाथ को मैं ऐसे गति दूंगा तो ये हाथ इस हाथ के सापेक्ष गति कर रहा है, इसलिए ये हाथ इसका क्या करेगा? विरोध करेगा, और इसी को हम कहते हैं घर्षण। घर्षण बेटा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा स्थैतिक घर्षण, एक होता है स्थैतिक घर्षण, और एक होता है बेटा गतिक घर्षण। गतिक घर्षण समझना, स्थैतिक घर्षण और बेटा गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण को हम लिखते हैं Fs और गतिक घर्षण को लिखते हैं Fk। इसमें क्या स्थिति है देखिएगा, अगर ये कोई ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान m है तो इसका भार होगा नीचे की तरफ बेटा कितना? mg, और इस बल के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होगी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, ये होता है प्रतिक्रिया बल। तो इस प्रकार ये इसके भार के बराबर इसकी प्रतिक्रिया, तो इस समय जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, यहाँ घर्षण बल अनुपस्थित है, कोई घर्षण बल नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हमने इस पर लगाया ये बल F, जिसको हमने बोला बाह्य बल, क्या बोला बेटा? बाह्य बल, तो इस बल की गति के विपरीत दिशा में और पृष्ठ के समांतर एक बल और उत्पन्न हो जाता है जिसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं बेटा? स्थैतिक घर्षण। ये हमेशा इसकी गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। दूसरी बात, ये घर्षण बल या ये स्थैतिक घर्षण स्वतः एडजस्टिंग होता है, यानी समायोजित होता है। जैसे इस बल को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इस बल को बढ़ाओगे ये बल भी बढ़ता चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस बल का मान बढ़कर के क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। जैसे हम किसी ब्लॉक को खींचते हैं तो उस पर बल लगाया, एक व्यक्ति ने वो नहीं खींच रहा, दो व्यक्ति आ गए तब भी नहीं खींच रहा, क्योंकि अब उसका घर्षण बल उतना हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप बल को बढ़ाते जाओगे तो घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाएगा, और इस घर्षण बल के अधिकतम मान को कहते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं बेटा? सीमांत घर्षण, यानी Fs का अधिकतम मान कहलाता है सीमांत घर्षण। समझो, आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान m है, तो ये क्या होगा बेटा? mg, और इधर हो गया प्रतिक्रिया बल R, और इधर हो गया बाह्य बल F, और इधर हो गया Fs। अब सुनो, जब बल को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा,
और इसका अधिकतम मान मतलब है कि जब वस्तु गति करने वाली ही होती है लेकिन गति नहीं करती। मतलब आपने इतना अधिक बल लगा दिया कि अगर थोड़ा सा भी लगाओगे तो वस्तु गति करने लग जाएगी। उस स्थिति में कि जब गति करने वाली ही होती है लेकिन वो स्थिर होती है, इस स्थिति में Fs का मान होता है मैक्सिमम। इसे कहते हैं सीमांत घर्षण, यानी स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है। मान लो मैं इसको खींचना चाह रहा हूं, अब ये नहीं खींच रही, लेकिन जैसे खींचने ही वाली है, ऐसी स्थिति में ये कहलाएगा सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण बल का मान Fs मैक्सिमम ये समानुपाती होता है बेटा R प्रतिक्रिया के, ये इसके समानुपाती होता है। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहां एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं μs(r). क्या बोलते हैं बेटा? μs। तो यहाँ μs क्या है बेटा? यहाँ जो μs है इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये है बेटा स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो यहां से देखिए μs बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा Fs मैक्सिमम बटे R। मतलब स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान और प्रतिक्रिया बल के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। फिर सुन लो, सीमांत घर्षण बल के अधिकतम मान और प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। और ध्यान रहे कि अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक है ये आपके पास, तो ये कैसी राशि है? μs। Fs भी क्या है? बल है। R भी एक प्रतिक्रिया बल है। और बल बटे बल, इसका मतलब ये मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन और ये विमाहीन राशि है। मात्रकहीन और ये विमाहीन राशि है। यह पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति और संपर्कित तलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब पदार्थ कैसा है और जहां वो टच कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या कोई चिकनापन है, क्या उनके बीच में कोई तेल है, क्या उनके बीच में कोई पानी है या ग्लिसरीन है, ये इन बातों पर भी निर्भर करती है। अब बात आती है गतिक घर्षण की। किसकी आती है बेटा? गतिक घर्षण। तो समझिए बेटा, जब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, जब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो गति का विरोध करने वाले, समझना ध्यान से। अब क्या बोला मैंने? कि जब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, किसमें होती है बेटा? गतिमान अवस्था में होती है, अवस्था में होती है, तो गति का विरोध करने वाला बल, विरोध करने वाला बल गतिक घर्षण गुणांक Fk कहलाता है। मैंने क्या बोला? सीमांत घर्षण बल के बाद जब बल लगाओगे तो वस्तु गति करने लग जाएगी, और गति की अवस्था में जो गति का विरोध करने वाला बल होगा वो घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा विरोध करता है। जैसे ये जो घर्षण बल है, गतिक घर्षण बल Fk है बेटा। गतिक घर्षण बल जो आपको मैंने अभी बताया Fk का मान, ये क्या होता है बेटा? Fk भी R के क्या होता है? समानुपाती होता है। R के क्या होता है? समानुपाती। तो ऐसे लिख सकते हो Fk बराबर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा μkr। क्या जाएगा बेटा? μkr। और यहां μk क्या है? ये है गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक। तो यहां से μk बराबर, यहां से क्या आ जाएगा? Fk/R।
यानी गतिक घर्षण और प्रतिक्रिया बल के अनुपात को गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। दोनों ही, ये भी किसके समानुपाती था, सॉरी Fs मैक्सिमम भी R के समानुपाती था और गतिक घर्षण गुणांक भी R के क्या है, समानुपाती। लेकिन गतिक घर्षण F के हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके बेटा, Fs से। F के का मान Fs से छोटा होगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। अब देखो इधर, चलो बराबर बैठा दो। F के का मान क्या था, F के का मान है हमारे पास म्यू के R इज लेस देन Fs का मान क्या था, म्यू एस R से R कैंसिल, तो ऐसी स्थिति में म्यू के लेस देन म्यू एस, मतलब बेटा गतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू हमेशा कम होती है इससे, स्थैतिक घर्षण गुणांक से। जब वस्तु गति कर जाएगी तो ऐसी स्थिति में गतिक घर्षण गुणांक का मान कम होगा स्थैतिक घर्षण गुणांक से। तो इस प्रकार ये स्थैतिक और गतिक घर्षण गुणांक की बात थी। और गतिक घर्षण गुणांक का मान सरकने वाली वस्तुओं के वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सरकने वाली वस्तुओं के वेग पर निर्भर नहीं करता है, उसका वेग कम हो या उसका वेग ज्यादा हो, ये ध्यान रहे कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो नियत रहता है। कैसा रहता है बेटा, एक बार वस्तु गति कर गई तो इसका मान नहीं बदलेगा, ये मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा। गतिक घर्षण बेटा दो प्रकार का होता है। गतिक घर्षण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आइए इसको समझ लेते हैं। कौन कौन सा बेटा, गतिक घर्षण के दो प्रकार होते हैं। गतिक घर्षण के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है बेटा सर्पी घर्षण, एक तो होता है सर्पी घर्षण और एक होता है बेटा लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है, किसी सतह पर फिसलती है या सरकती है, क्या करती है, फिसलती है या सरकती है, समझते चलना। यदि किसी सतह पर कोई वस्तु फिसलती है या सरकती है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न घर्षण को सर्पी घर्षण कहा जाता है। और लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, क्या करती है बेटा, लुढ़कती है ना, लुढ़कती है ऐसे, तो ऐसी स्थिति में क्या आता है अपने पास, लोटनिक घर्षण आता है। जैसे किसी बाइक का, किसी कार का या किसी ऊंट गाड़ी का या किसी और का पहिया ले सकते हैं, गेंद ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बेटा, गेंद ले सकते हो, बेलन ले सकते हो। जब ये किसी पृष्ठ पर लुढ़कते हैं तो लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए ध्यान में कि सबसे पहली बात कि अगर कोई ये पहिया है और इस पहिए की त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल r है और प्रतिक्रिया कितनी है, r है, तो ऐसी स्थिति में लोटनिक घर्षण यानी Fr, r का मतलब बेटा रोटेशनल, घूमना, Fr समानुपाती होगा r के और व्युत्क्रमानुपाती होगा स्मॉल r के। यानी r है प्रतिक्रिया, स्मॉल r है इस वाले पहिए की त्रिज्या या लुढ़कने वाली वस्तु की त्रिज्या। त्रिज्या ज्यादा होगी तो F कम होगा, त्रिज्या कम होगी तो F ज्यादा होगा। और जब यहां से समानुपाती चिन्ह उठाएंगे तो यहां एक नियतांक आएगा, इसको लिखेंगे म्यू r, r/r। और यहां जो म्यू r है इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण गुणांक। अब आ जाइए इधर, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसकी, इसका देखिए म्यू r लोटनिक घर्षण गुणांक तो ये हो जाएगा Fr इंटू r बटे r। देखो ये भी बल है, ये भी बल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, यहां बचेगा क्या, r। तो इसका जो मात्रक होता है
ये होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर, यानी त्रिज्या का मात्रक मीटर। और इसकी विमा क्या होती है बेटा? m0 और L1 और T0, यानी केवल L1 क्या होती है? इसकी विमा होती है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। लोटनिक घर्षण का मान हमेशा सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है और लुढ़कने में संपर्क तल एक दूसरे पर फिसलते नहीं हैं। जब कोई पहिया आगे यूं गति करता है तो ये फिसलते नहीं है, ये लुढ़कते हैं। फिसलना क्या होता है? ये। लुढ़कना क्या होता है? ये। तो फिसलने की प्रक्रिया में घर्षण बल ज्यादा होगा। जैसे अगर किसी संदूक को आप खींच करके अगर खिसकाना चाहते हो और उसके बीच में कोई दो बेलन डाल दो, नीचे दो गोल पाइप डाल दो, तो बड़ी आरामी से खिंचाएगी। इसका मतलब लोटनिक घर्षण की वैल्यू हमेशा कम होती है बेटा, किससे? सर्पी घर्षण से। किससे बेटा? सर्पी घर्षण से। और आप ऐसे कह सकते हो, लोटनिक घर्षण में सतह एक दूसरे पर फिसलती नहीं है। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आरोपित बल एवं घर्षण बल के मध्य ग्राफ, यानी बल के साथ घर्षण बल कैसे बदलता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।